इससे पहले हम लोगों ने संसाधन और उसके प्रकार के बारे में भली भांति पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास, और यहाँ से शुरू करते हैं। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कह रहा मानव अस्तित्व के लिए, यानी संसाधन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। न कि जीवन यापन के लिए, बल्कि हमारा जीवन भी उसी पे टिका हुआ है पूरी तरह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि संसाधन, जैसे भूमि क्या है, एक संसाधन है। जल क्या है, एक संसाधन है। अब हम जो है कल्पना करें कि भूमि अगर ना हो तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे। भाई इसी भूमि पे जो है खेती होती है, जिससे हमारा अनाज मिलता है और पेट भरता है। इसी तरह से इसी भूमि पर जो है हमारा विद्यालय है, इसी भूमि पर हमारा सड़क है। तो हमारा जी पाना कैसे संभव है बिना भूमि के। इसी प्रकार से जल हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से हवा भी एक संसाधन है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सब उदाहरणों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जब इनका महत्व इतना ज़्यादा है तो इसीलिए जो है इनके विकास की बात की जाती है। अब आगे देख लेते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, लोग ऐसा सोचते हैं, और चूँकि फ्री में समझते हैं कि हमें मिल गया है, इसीलिए जो है अंधाधुंध इसका इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। मानव ये सोचता है कि हमेशा ये बरकरार रहेगा, हालांकि ये उसकी ये जो सोच है ये गलत है। इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कह रहा है संसाधन का जो है उपयोग बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है, इसीलिए जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई। जैसे नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। कह रहा है व्यक्तियों के लालचवश। ये मनुष्य क्या होता है, मनुष्य लालची प्रवृत्ति का होता है, और वो जो है संसाधनों का विकास जो है सिर्फ अपनी ज़रूरत भर के लिए नहीं करता है, बल्कि जब उसे मिलता है तो उसका भरपूर जो है ज़रूरत से भी ज़्यादा वो करना शुरू कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वन हमारे लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन वन जो है अगर आपको दे दिया जाए खुला छूट कि आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, तो मनुष्य तो पहले अपने ज़रूरत के लिए लकड़ी काटेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा कि अमीर बनने के लिए सारे पेड़ों को काट कर बेच लेगा। तो इस तरह से इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो मनुष्य होता है वो लालची होता है, इसीलिए संसाधनों का जो है दिन ब दिन ह्रास होता जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। कह रहा है कि संसाधनों का जो वितरण है हमारे समाज में वो बहुत ही असमान है। किसी के पास कम संसाधन है या नहीं के बराबर है, और कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संसाधन है। तो इससे समाज में जो जिसके पास अधिक संसाधन है वो अमीर कहलाता है, जिसके पास कम संसाधन है वो गरीब कहलाता है। तो इससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, इसी समाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, अच्छे अच्छे कार होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास घर के नाम पर सिर्फ जो है रोड के किनारे सोते हैं, वही उनका घर होता है। इसके अतिरिक्त जो है हम देखते हैं कि कार के अलावा जो है वो पैदल का सफ़र करते हैं।
यानी ऐसे लोग संसाधनहीन कहे जाएंगे जिनके पास ये सब संसाधन ना हो, और जिसके पास संसाधन हो संसाधन संपन्न कहा जाएगा। तो इस तरह से समाज जो है अमीर और गरीब में बंट गया है, कोई संसाधन संपन्न है, कोई संसाधनहीन। अब तीसरा देख लेते हैं, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरणीय प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं पैदा हो गई हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, यानी पर्यावरणीय संकट। कौन कौन से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया है? जैसे भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत का क्षरण है। तो एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। देखिए भूमंडलीय तापन का मतलब है कि भूमंडल का गर्म होना, यानी पृथ्वी का गर्म हो जाना, इसी को कहते हैं भूमंडलीय तापन, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में। अब भूमंडलीय तापन क्यों होता है, यानी हमारा पृथ्वी गर्म क्यों होता है, इसका संसाधनों से क्या संबंध है? देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग मतलब ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब लकड़ी जलाएंगे तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगा। इसी तरीके से हम लोग जो है पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं वाहनों में, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि उससे भी धुआं निकलता है। तो धुआं जो है ये क्या है? CO2 है। अब CO2 की ये विशेषता होती है कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जब ज़्यादा मात्रा में हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो ये CO2 जो है वायुमंडल में पहुंच जाता है, और जब ये वायुमंडल में पहुंचता है तो तापमान को बढ़ा देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, भूमंडल जो है यानी हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाता है। आगे देख लेते हैं ओजोन परत का क्षरण। अब ये क्या है? ओजोन परत क्या है? देखिए ओजोन एक गैस है जिसका रासायनिक नाम O3 है। लगभग 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसी के बीच में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो होती है, ये ओजोन गैस क्या काम करती है? सूरज से एक प्रकार की पराबैंगनी किरणें आती हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो मानव के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। अगर वो इस धरती पे पहुंच जाएंगी तो वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी, तमाम तरह से बीमारियां, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं उससे। इसके अतिरिक्त जो है हमारा DNA में जो है चेंजिंग आ जाता है। लेकिन ये जो ओजोन गैस होता है ये रास्ते में ही पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, धरती पर पहुंचने नहीं देता है, वायुमंडल में ही इसको रोक लेता है। अब मानव क्या कर रहा है? मानव तो भाई उसको ऐशो आराम चाहिए, वो फ्रिज बहुत ही इस्तेमाल करता है। अब फ्रिज से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये क्या करती है कि ओजोन जो परत है इसको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में जगह जगह ओजोन परत का जो है क्षरण हो गया है। और अब क्या हो रहा है कि सूरज की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे धरती पे आ रही हैं। तो इससे हम लोगों को बहुत ही इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा आगे चल के। तो ये चीज़ है ओजोन परत का क्षरण। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण इसे आप जानते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण है। और देख लीजिए, और भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? यानी भूमि के उपजाऊपन में कमी, यानी भूमि का कृषि योग्य ना रह जाना, इसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। यानी भूमि की क्वालिटी डाउन हो जाना, इसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं। अब हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए, दो बातें इसमें हैं। कहने का मतलब कि अगर मानव जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना है और या उसे बेहतर बनाना है और विश्व में शांति लाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि संसाधनों का समाज में
बराबर से बंटवारा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग के हाथ में ज़्यादा संसाधन हो जाए और दूसरा वर्ग जो है संसाधनों से वंचित हो जाए। अब आगे देख लेते हैं। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत पोषणीय आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। कह रहा है अगर संसाधनों का सही उपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा? सतत पोषणीय आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या चीज़ है। तो आइए हम इसे भी जान लेते हैं कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या चीज़ है। तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। सतत पोषणीय आर्थिक विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। अब सतत पोषणीय आर्थिक विकास में दो बातें हैं। इसमें पहली बात है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और दूसरी बात है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम विकास रोक दें, विकास प्रक्रिया हम जारी रखें। लेकिन जैसे अब मान लीजिए कि क्या होता है भाई, गवर्नमेंट अस्पताल बनवाती है, तमाम विद्यालय बनवाती है और भी तमाम फैक्ट्रियां खोलती है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम दूसरे संसाधनों का विनाश करके या नुकसान पहुंचा करके जो है केवल एक ही विकास काम जारी रखें। अब ये नहीं है कि हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो पूरा जंगल है तो जंगल को हम काट डालें, इस तरह से फैक्ट्री लगाएं। मतलब विकास भी किया जाए लेकिन साथ में जो सारी चीज़ें हैं उसको भी बचा के रखा जाए फ्यूचर के लिए, ताकि आपके बच्चे जो है बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये है सतत पोषणीय आर्थिक विकास। अब हम लोग जो है पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। देखिए इसमें जो है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है जिसे आप मैप पर देख सकते हैं कि ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है। तो वहाँ पे जो है 1992 में 100 से अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्र के अगुवा यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस शहर में, रियो डी जेनेरो शहर में। ये 1992 की बात है। अब इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पे सम्मेलन किया गया था। और इसको एक नाम दूसरा है रियो सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को बचाने के लिए ये हुआ था, इसीलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया गया था। कह रहा है कि आखिर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो किस उद्देश्य से हुआ था। तो उसमें दो उद्देश्य सामने निकल के आ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास। पर्यावरण संरक्षण तो आप जानते ही हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आर्थिक विकास, अब आर्थिक विकास क्या है? अगर हम संसाधनों का सही रूप से उपयोग करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारी आर्थिक स्थिति सही होगी। और जब आर्थिक स्थिति सही होगी तो साथ साथ में सामाजिक स्थिति भी सही हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है कि आर्थिक स्थिति सही होने पे सामाजिक स्थिति भी सही हो सकती है? जिसे आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई आदमी था
जो पहले बहुत गरीब था, बाद में उसने कमाई कर ली और उसके पास पैसे हो गए। अब आप यानी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। अब जब वो जाएगा समाज के बीच में, तो समाज में उसको बड़ा ही सम्मान मिलता है। भाई आइए, कुर्सी लीजिए, बैठ जाइए, इसी तरीके से उसको दावत पे दावत मिलता है। ठीक है, तो यानी आर्थिक विकास अगर होता है तो सामाजिक विकास भी होना तय है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे उद्देश्यों को लेकर जो है ये बैठक की गई थी। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इस पृथ्वी सम्मेलन की जो मुख्य बात थी वो क्या सामने निकल के आई? एजेंडा 21 आई। अब एजेंडा 21 का जो मेन मकसद था वो सतत पोषणीय विकास था। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा पत्र है जिसे सन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। कह रहा है कि जो एजेंडा 21 है ये एक घोषणा पत्र है, यानी लोग जो 100 राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम जो है इस एजेंडे पे कायम रहेंगे और पर्यावरण को बचाएंगे, सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ये पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 जो है इसको स्वीकृति मिली हुई थी। अब इसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र क्या है भाई? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब इसकी तमाम जो है संस्थाएं हैं, पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं हैं, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। तो इसी के सामने जो है विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था एजेंडा 21। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। अब सतत पोषणीय विकास का अर्थ हम लोग जान चुके हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास ऐसा किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और उसमें दूसरा जो पॉइंट है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। एजेंडा 21 प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी देश द्वारा अपना एजेंडा 21 तैयार करने की अपेक्षा करता है। अब इसमें जो है एजेंडा 21 में 21 बातें हैं और सब लोगों से आशा है कि जो भी देश उसमें शामिल हुए थे या जो नहीं शामिल हुए थे वो एजेंडा 21 के हिसाब से काम करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे और सामाजिक आर्थिक विकास लोगों का होगा। तो ये मतलब आशा है कि इस तरह से जो है एजेंडा 21 का लोग पालन करेंगे।